नमस्कार दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है, जिसमें हमने इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जाना, इसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाना और यहाँ से जो स्थान हमें प्राप्त हुए हैं उससे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल से जाना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वह देख लीजिए, उसके बाद पार्ट सेकंड ये वाला पार्ट देखिए, तभी आप इस टॉपिक के बारे में अच्छा जान सकेंगे। तो हम इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में जब बात करते हैं तो इसके जो लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। यहाँ पे लिपि तो थी पर उससे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। तो मोहरों और मूर्तियों की सहायता से ही हम इनके धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पे कई ऐसी मोहरें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि इनके धार्मिक मान्यताएं थी वो कैसी थी। ज़्यादातर कुब्बड़ वाले बैल की ही मोहरें यहाँ पे मिली हैं। आप यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है उससे भी ये अनुमान लगाया जाता था कि ये पशुओं की पूजा किया करते थे। और मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है जो एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, उससे भी ये पता चलता था कि इनके जो अनुष्ठान थे, जो यज्ञ थे, वो सब करवाते थे और प्रकृति की उपासना ये किया करते थे। अब आते हैं इनके सामाजिक जीवन की तरफ। तो ये मातृस्तात्मक समाज था। पितृस्तात्मक जो समाज होता है वो वैदिक काल में हो जाता है, यानी कि इससे आगे जो हम लेक्चर लेके आऊँगा मैं, तो वैदिक काल के बारे में आएगा, तो उसमें पितृस्तात्मक समाज उसमें व्यवस्था थी। यहाँ पे महिलाओं को समान अधिकार था और सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो परिवार था। सैंधव निवासी जो थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के थे। सैंधव निवासी मनोरंजन के लिए नृत्य किया करते थे, जिसका हमें पता मोहनजोदड़ो से मिली एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति से लगता है। ये कांसे की मूर्ति ऐसी दिखाई देती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हमें इनके मनोरंजन की स्थिति का पता चलता है। इनका जो समाज था उसमें ना कोई भेदभाव था, पर आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल आ जाता है तो उसमें सामाजिक व्यवस्था थोड़ी चेंज हो जाती है और उसमें भेदभाव बढ़ने लगता है। अब इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें शिल्प और उद्योग के बारे में इनमें जानकारी मिलती है। जैसे सैंधवकालीन में धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था, अच्छे किस्म के धातु ये उपयोग किया करते थे। पर आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि लोहे से परिचित ये नहीं थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का पता नहीं था। ये तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया करते थे और कांसे की मूर्ति आपने पीछे दिखा दी आपको मैंने कि इस तरीके से कांसे की मूर्ति बनाई गई थी। ये सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा, इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके के आभूषण यहाँ पे दिखाई देते थे। अब आते हैं इनकी जो वस्त्र बनाने की कला थी, वो वस्त्र पे कढ़ाई किया करते थे। ये पता इससे चला क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन्होंने जो शॉल लिया हुआ है इसमें कढ़ाई की गई है। इससे हमें इनके कढ़ाई के बारे में जो इनका ज्ञान था उसके बारे में इससे पता चलता है। मनके बनाने का कारखाना जो मिला था वो लोथल से मिला था, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से इस प्रकार के मनके मिले हैं। ये सभ्यता के लोग जो थे वो स्वास्तिक चिन्ह जो इनकी देन है, जो इस तरीके से दिखाई देते थे, उसका जो उपयोग होता था इस चिन्ह का, वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। जब यज्ञ वगैरह करते थे तो इसका उपयोग ये किया करते थे। आज भी इसका उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। अब इसकी जब हम लिपि की बात करते हैं तो इसकी लिपि जो थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसमें जो मूल अक्षर थे वो 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 अक्षर यहाँ पे मिलते हैं इस लिपि में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लिपि इस तरीके से दिखाई देती थी। और ये ज़्यादातर लिपि जो थी वो चित्र की सहायता चित्रों पर ही बनाई गई थी, यानी कि जो मोहरें मिली है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोहरों पर ही ये लिपि लिखी गई थी। अब मोहरों का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि अब आप जान लीजिए कि इस सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं वो मेसोपोटामी की मोहरें भी यहाँ से मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये व्यापार विदेशों से किया करते थे। और मोहरों का इस्तेमाल ये इसलिए किया करते थे ताकि इनके जो सामान हैं उसकी पहचान की जा सके। इसलिए मोहरों पर ये कुछ लिख दिया करते थे जो आज तक बढ़ा नहीं गया है। अब इस सभ्यता के अंत के बारे में आते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो अलग अलग इतिहासकारों का कहना है कि कई इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ के कारण
इसका जो विनाश हो गया, कई कहते हैं कि वर्षा के कमी के कारण, सूखा होने के कारण इसका विनाश हो गया। पर सबसे ज़्यादा जो माननीय तथ्य है वो है कि आर्यों ने जो आक्रमण किया था, जो मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने आक्रमण करने की वजह से इस सभ्यता पे राज कर लिया उन्होंने, और अपनी जो इन सभ्यताओं पे उनका प्रभुत्व स्थापित कर लिया अपना। तो इस वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी। और जो आगे चल के जो वैदिक काल आएगा, जो आर्यन जो मध्य एशिया से आए थे, उनका जो क्षेत्र है हम आगे आने वाले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें व्यापार इतना ज़्यादा नहीं होता था, उनके लोग जो कृषि ही किया करते थे, और वहाँ पे मुद्रा का भी प्रचलन नहीं था। तो आगे जो लेक्चर आएगा वो वैदिक सभ्यता के बारे में होगा। अब हम हाल ही में जो खुदाई हुई है उससे एक डेयरी का साक्ष्य मिला है, जो गुजरात के कोटड़ा भांदली गांव में एक डेयरी मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके के बर्तन यहाँ पे मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से हमें ऐसे कैसे पता चला कि दूध का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। देखिए, मिट्टी जो होता है, मिट्टी का बर्तन, वो एक स्पंज की तरह काम करता है। उसमें कोई भी लिक्विड चीज़ अगर हम डालेंगे तो वो सोख लेता है। उसी के अवशेष यहाँ पे कई बर्तनों की जब जांच की गई तो उसमें कई बर्तनों में जो अवशेष मिले वो दूध के अवशेष मिले। और इस बर्तनों का अध्ययन जो किया वो आवरणिक विश्लेषण तकनीक के द्वारा इस बर्तनों का अध्ययन किया गया। मॉलिक्यूल एनालिसिस टेक्निक का उपयोग इन बर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया गया। और वसा के स्रोत की पहचान जो की गई वो कार्बन 16 और कार्बन 18 की सहायता से यहाँ पे इस बर्तनों की पहचान की गई और यहाँ पे दूध के साक्ष्य मिले। ऐसा कहा जाता है कि इसके जो डेयरी थी वो अपने जो घर में इसका उपयोग नहीं करते थे, ये जो दूध था वो दूसरे स्थान में भिजवा दिया करते थे। ऐसे यहाँ पे खुदाई के दौरान पता चला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की मिट्टी के बर्तन थे। तो ये था आज का लेक्चर। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो वैदिक सभ्यता के बारे में होगा। उसमें हम उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, और समाज में किस तरीके से उसमें बदलाव आए जो सिंधु सैंधव सभ्यता में नहीं थे। इसमें जो वैदिक काल था उसमें जो समाज था वो बंटने लगा था 4 भागों में। जो वर्ण व्यवस्था थी वो यहाँ पे आ गई थी, और वहाँ पे लिखित साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो अगले लेक्चर में ये हम सब देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।